वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब हम ख़वातीन के फ़ैशन की बात करते हैं तो ये फ़ैशन जो है वो अब सिर्फ कपड़ों और मेकअप और इस तरह की जो डिफरेंट एसेसरीज़ होती हैं, ज्वेलरी होती है, इस तक ही महदूद नहीं रह गया, बल्कि अब इसमें हम देखते हैं कि जो आपके नेल्स हैं उनकी सजावट के लिए भी, और उनको डेकोरेट किस तरह से करना है, उनको तब्दील किस तरह से करना है, उनको आर्टिफिशली आप उनको लंबा किस तरह से कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो नेल आर्ट में आती हैं। और इसका हम आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड देख रहे हैं, स्पेशली लास्ट 2 और 3 ईयर्स से इसका हम इतना ज़्यादा ट्रेंड देख रहे हैं कि वो उसमें एक्रेलिक्स भी आ जाते हैं, उसमें वैसे नेल आर्ट भी आ जाता है। बात तो वैसे नेल आर्ट से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब आप फिर आहिस्ता 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 इसमें भी, जिस तरह हर चीज़ में जिद्दत आती जाती है ना वक्त गुजरने के साथ साथ, इस तरह नेल आर्ट में भी जिद्दत आती जा रही है। सो अभी हम इसी पर बात करेंगे कि नेल आर्ट मतलब ख़वातीन तो करवाती हैं, मर्दों का भी कोई इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ है अभी तक या नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप नेल आर्ट करवा लेते हैं सो उसके बाद फिर आपके जो असल नाखून हैं उनकी आप सफाई किस तरह से कर सकते हैं, प्लस कौन कौन से नेल आर्ट्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं CEO द नेल बार अनीशा यूसुफ। अनीशा, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो मैंने आते साथ ही मैंने कहा ये खुद ये वाला काम करती हैं तो इनके ज़रा नेल्स देखो, तो आपके अपने नेल्स भी बड़े कमाल हैं। और आपने बालों पे क्या कराया हुआ है? 3D है। 3D है, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये इट्स अ ग्लिटरी थिंग, अगर नजर आ रही हो। हाँ, मुझे तो नजर आ रही है, पता नहीं हमारी ऑडियंस को, व्यूअर्स को नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन हम जरा फिलहाल 3D हेयर पर नहीं आएंगे, हम आपके नेल्स से स्टार्ट करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द नेल आर्ट, तो इसमें भी तो मुख्तलिफ इकसाम आ चुकी हुई है ना, जरा आप इजीली बता दें व्हाट एक्चुअली इज़ द नेल आर्ट, और उसके बाद जो अब आ गया एक्रेलिक्स में चले जाएं, आर्टिफिशियल लंबे नेल, वो सबको डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि अक्सर लोग ना इसको समझते हैं कि इट्स ओनली अ फैशन थिंग, या किसी कोई इवेंट है और या इस पे आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्लाइंट्स हैं जिनको हम केटर करते हैं, जिनको नेल बाइटिंग का इशू होता है, या उनके नेल्स ब्रिटल होके टूट गए होते हैं, या घर का इतना काम होता है पानी से रिलेटेड कि उनके अपने ग्रो नहीं करते, और शौक सबको होता है। तो इस तरह के क्लाइंट्स को भी हम केटर करते हैं, जिसको हम ट्रीटमेंट में ले जाते हैं। जहाँ रही आर्ट और फैशन की बात, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बिकॉज इट्स आर्ट। अक्सर क्लाइंट्स आ जाती हैं, ब्राइडल्स आ जाते हैं कि जी हमारे लहंगे से मैच कर दें नेल्स, आप हमारी मर्ज़ी की शेप और लेंथ हो सकती है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जी हमने लॉन का कोई स्पेशल जोड़ा लिया है, कलर लिया है, तो उससे आप मेरे नेल्स मैच कर दें। तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब जिस तरह आपकी ये समर की कलेक्शन आएगी अब लॉनों की, तो बहुत सारी बच्चियाँ, अगर मैं हूँ तो मैं ये कहूँ कि जो हर कपड़ों के साथ अच्छे लग जाएं, हर इवेंट के फॉर एग्जाम्पल अच्छे आपका ड्रेस है, आपकी नेट भी लगी हुई है और इस तरह, तो आप नेट वाला नेल आर्ट भी करा सकते हैं। सो सेम कलर कर सकते हैं, आपके पर्ल्स लगे हुए हैं तो आप पर्ल्स लगवा लें। सो इट्स नो लिमिट। जो रिसेंटली मैंने देखा है ना कि बहुत सारे कलर के बजाय ना अब पीपल आर गोइंग विद अ क्लासिक फ्रेंच। अब मैंने अपनी वो वाइट टिप्स की हुई है लेकिन डायगनली की हुई है, तो वो जो एक स्ट्रेट वाइट फ्रेंच होता था उसको अब डिफरेंट डिज़ाइंस में आ गया है। और आप समझ, अच्छा, ये जब स्टार्ट में आया था तो बस यही था कि आपने नेल कलर लगाया और एक डिफरेंट अंदाज में लगाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके छोटे छोटे वो शेप्स वाले वो आए और उनको आप रख कर या पर्ल्स वगैरह अटैच कर लें। अब तो इसमें बहुत वैरायटी आ गई, बहुत कुछ आ गया। वो नेल आर्ट था। अभी जो हम एक्रेलिक्स की बात करते हैं, या वो चीज़ें क्या हैं, और वो भी नेल आर्ट का हिस्सा है या वो अलहदा से? देखिए, नेल एक्सटेंशन में आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्रेलिक इज द नेल एक्सटेंशन, राइट? हाँ जी। जैसे आप समझ लें कि आपने बालों की एक्सटेंशंस लगाई हैं, बाल तो लंबे हो गए, अब आप उसका हेयर डू कराते हैं, डिफरेंट चीज़ें कराते हैं। इसी तरह आप एक दफ़ा आपके नेल्स की लेंथ और शेप आपकी एक्सटेंशन में हो जाती है, उसके ऊपर आप नॉर्मल कलर लगाएं, उसके ऊपर फिर आप जो मर्जी नेल आर्ट कराएं या ना कराएं, वो एक आपकी चॉइस है। सो नेल आर्ट अलहदा है और नेल एक्सटेंशन अलहदा है। एक्रेलिक इज द नेल एक्सटेंशन। इसके अलावा भी एक्सटेंशंस में हम कोई ऐसा प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक्रेलिक की, या उसका कोई और नाम हो ताकि लोगों को पता लग सके? जी देखिए, अब हम लोग 9 डिफरेंट किस्म की नेल एक्सटेंशंस करते हैं, इसमें भी वेरिएशंस हैं। अब एक जो एक्रेलिक होता है ना, वो बेसिक फॉर्म है, द फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपके नाखून बस लंबे एक्सटेंड हो जाते हैं। अब एक्सटेंड होने में इनकी आर्टिफिशियल एक्सटेंशन लगती है, टिप लगती है। फिर एक नेल्स हैं जिसमें टिप नहीं लगती, वो जेल से ही हम पूरा आपकी एक्सटेंशन बना देते हैं। जो जेल यूज़ होती है, एक्रेलिक जेल होती है, वो यूज़ होती है, उससे हम आपकी लेंथ जितनी आपको चाहिए वो एक पूरा
टेक्निकल सिस्टम ही है, मतलब वो आपका हम फिर टिप नहीं लगाते। सो फिर एक परमानेंट फ्रेंच आ जाता है। परमानेंट फ्रेंच में क्या? उसमें आपकी नेचुरल टिप की जगह वाइट कलर की टिप लगती है, उसके ऊपर फिर कोटिंग आ जाती है एक्रिलिक जेल की। वो परमानेंट होती है? वो भी परमानेंट होते हैं। ये सारे 3 to 6 months लास्ट करते हैं। जो नेल परमानेंट भी मतलब इसकी कोई ना कोई ड्यूरेशन है? परमानेंट का मतलब यही है 3 to 6 months। परमानेंट का ये मतलब नहीं कि मरते दम तक आपके सही रहेंगे। आप जब मर्जी उतरवा सकते हैं, और मंथली इनकी रिफिल्स होती हैं, यानी पीछे से जब आपका असली नाखून ग्रो आउट करता है तो उनकी रिफिल हो जाती है। अच्छा, ठीक हो गया। फिर ये है कि आप जब तक दिल करे आप रख सकते हैं, जब दिल करे उतरवा सकते हैं। अच्छा, आपने इस वक्त जो करवाए हुए अपने नेल्स जरा कैमरे में ऐसे करके मेरे हुए हुए एक्रिलिक नेल्स हुए हुए, उसके ऊपर मैंने फ्रेंच वाला नेल आर्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। सो ये 2 चीज़ें हैं, इसमें हमने डिफरेंस जो है वो कर लिया। अच्छा, अब नेल आर्ट की कितनी इकसाम होती हैं? मैं देख रही थी, मेरे पास जब आया मार्बल नेल आर्ट था, फ्री पता नहीं वो क्या था, सनराइज नेल आर्ट था। देखिए फॉर एग्जांपल हम अभी हमारा जिस तरह कोई भी सीज़न आता है ना, जैसे अब वैलेंटाइन था तो बहुत सारा हार्ट्स और रेड और इस तरह के नेल आर्ट्स आ गए, तो उसको आप वैलेंटाइन नेल आर्ट कह लें। इसी तरह हैलोवीन आती है, क्रिसमस आती है, या आपका कोई इवन क्रिकेट सीजन चल रहा है तो हम बैट बॉल्स यानी नेल्स पे बना देंगे वो नेल आर्ट। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ कॉफ़ी लवर तो हम स्टारबक्स के या कोई भी कॉफ़ी आपके हाथ पे दे सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आप खुद किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? द क्यूटेक्स एंड व्हाट एल्स? नहीं, ये जो स्टिकर्स होते हैं बेसिकली, स्पेशल टाइनी स्टिकर्स, और हर चीज़ के वो स्टिकर्स अब मतलब जो भी इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने हर चीज़ के स्टिकर्स बना दिए हैं। तो यानी आप अपने जो करेंसी है उसको भी बनवा सकते हैं अपने नेल्स पे। तो वो स्टिकर्स आप बेसिकली किसी मतलब वो आपके पास किसी प्रिंट की फॉर्म में आते हैं, वो क्या होता है, उसका मटेरियल क्या होता है, और फिर वो अटैच कैसे रहते हैं, सस्टेन कैसे करते हैं? उनको वैसे तो हमारी उसमें डेकल्स कहते हैं। डेकल्स जैसे टैटू लगते हैं ना, वो जो बच्चों के इट्स अ वेरी, बड़ों के भी लगते हैं। हाँ, इट्स अ वेरी वेरी थिन फॉर्म, जो उसको हम एक स्पेशल लिक्विड में डिप कर लेते हैं, फिर वो प्लकर्स होते हैं बड़े टाइनी से, क्योंकि छोटे छोटी चीज़ें होती हैं, तो उनको फिर हम आपके नेल पे पेस्ट करते हैं, फिर वो कोटिंग से ना परमानेंटली। सो वो बेसिकली वो डकल्स यानी कि वो स्टिकर्स और टैटूज टाइप हाँ जी, होते हैं। ऐसे ही कह लें इजी वर्ड्स में। हाँ, अच्छा, अभी जब हम नेल आर्ट की बात करें, सो ये देखें ना कि अगर मेरे नाखून तो इस वक्त बहुत छोटे हैं, बिकॉज मुझे इतने लंबे पसंद नहीं है, सो जब मैं अपने नेल्स के ऊपर अभी नेल आर्ट करवाऊंगी तो वो शायद इतना प्रोमिनेंट ना हो। सो आपको नहीं लगता जब आप एक्सटेंशंस के साथ करवाते हैं, जिसको आप एक्रेलिक कह रही हैं या परमानेंट फ्रेंच कह रही हैं, 2-3 नाम मुझे भी याद होगा। कुछ डिजाइन्स आपकी लंबी लेंथ पे अच्छे लगते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 2-3 दिन इवेंट पे अटेंड करने के लिए वो अपने नेचुरल नेल्स पे करा लेते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। डिपेंड्स कि आपका नेल बेड खुद का कितना है, तो फिर वो अच्छा लगता है। अच्छा, बाज़ लोगों के नाखून नेचुरली बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, वो लंबे करना भी चाहें, जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं वो टूट जाते हैं या कहीं ना कहीं फंस गए, अड़ गए, तो वो अजीब सी शेप, फिर आपको उनको ट्रिम करना पड़ता है। शुरू में जैसे मैंने एक बात बताई कि देन आप जो इस तरह का क्लाइंट होता है वो ट्रीटमेंट में आ जाता है, और हम 100% गारंटी देते हैं एक नेल बाइटर्स को, एक ब्रिटल नेल्स वालों को, कि आप ये करवाएं फॉर नॉट फैशन एंड ऑल दिस, फॉर ट्रीटमेंट करवाएं। तो वो ट्रीटमेंट में आप क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में असल में हो ये जाता है कि ये जब एक्रिलिक की कोटिंग आती है, इट्स सो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जिनके नेल्स नेचुरल जो होते हैं ना अपवर्ड्स की तरफ ग्रो कर रहे होते हैं, तो आप समझ लें जैसे हम एक केक बनाते हैं और उसको एक मोल्ड देते हैं ना, हमने हार्ट शेप देनी है, तो एक्रिलिक नेल्स मोल्ड का रोल प्ले करते हैं उस केस में, और वो आपके जो नेल एक्चुअल नेचुरल ग्रोथ है उसको एक वे ऑफ ग्रोथ देते हैं कि भाई इस तरफ ग्रो करना है, ऊपर की तरफ नहीं, राइट नहीं, लेफ्ट नहीं, और कुछ लोगों के बेंडेड नेल्स भी होते हैं। एक्रिलिक में भी जब आप किसी को जिस तरह के ब्रिटल नेल होते हैं या कोई नेल बाइट करता है, तो उसके ऊपर जब आप उनको जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें भी आप एक्रिलिक करें, यानी एक्सटेंशंस लगा, हर ट्रीटमेंट में एक्रिलिक होगा। सो वो एक आर्टिफिशियल नेल वाली तो वो चीज़ है जो एक्सटेंशन साथ लगेगी। ज़रूरी नहीं है, आप नेचुरल जिस तरह आपकी जितनी भी लेंथ आप इसके ऊपर भी एक्रिलिक की कोटिंग ले सकते हैं। अगर आपको लेंथ नहीं चाहिए, नीचे वाले नाखून उससे कवर हो जाएंगे। जी, बल्कि आप सोचेंगे हमारे पास 12 साल 11 साल के बच्चे आते हैं, लड़के बच्चे जिनकी माएँ उनकी नेल बाइटिंग से तंग हैं, तो वो अब लेंथ तो नहीं रख सकते, तो उनके नेचुरल नेल पे हम कोटिंग दे देते हैं ताकि वो बाइट ना कर सकें। क्यों? जिसने बाइट करना है वो तो उनको भी बाइट कर सकते हैं। क्यों? क्या? इट्स अ वेरी हार्ड मटेरियल। जब एक्रिलिक पहले जब हम आपको लगाते हैं, इट्स लाइक अ लिक्विड
जेल फॉर्म, जब हम उसको ड्राई कर देते हैं वो पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, और जब आपके पास कोई आपका दांत टूट जाएगा, आपका नेल नहीं टूटेगा, उस तरह हो जाएगा। तो फिर इसको रिमूव आप लोग किस तरह से करते हैं? फिर खुद तो कोई इसकी ट्राई नहीं कर सकता। ये हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि घर पे कोई एक्सपेरिमेंट प्लीज ना करें। अक्सर एक सवाल आता है कि जी एक्रिलिक नेल से ना आपके नेल बेड डैमेज हो जाता है। वो अक्सर तब होता है जब आप अपने घर पे खुद कुछ मैकेनिज्म करते हैं। हम लोग जब प्रोफेशनली रिमूव करते हैं तो ये डिसॉल्व करते हैं। सो हम इसको एक स्पेशल सोल्यूशन में आपकी फिंगर्स यहाँ तक रैप कर देते हैं, वो सारा ये डिसॉल्व आउट कर देता है। बिल्कुल ठीक हो गया। यहीं से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे और अनीशा यूसुफ हमारे साथ शो में मौजूद हैं, जो कि CEO हैं द नेल बार की। और हम नेल आर्ट पर अभी बात कर रहे हैं। और नेल आर्ट पर बात करते करते वैसे अभी जब आप बता रही थी कि जो नेल बाइट ज़्यादा करते हैं उनके नाखूनों पर भी आप एक कोटिंग लगा देते हैं और वो इतनी हार्ड होती है कि कोई ऐसे कर नहीं सकता। लेकिन मेरे माइंड में एक सवाल ये आ रहा था कि जब आप नाखूनों के ऊपर कोई कोटिंग कर रहे हैं और ऑब्वियसली आपके नेल्स को ऑक्सीजन रिक्वायर है ना, सो वो ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रही। सो इसकी वजह से ये तो नहीं कि आपका असल नेल वो अभी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन कोई 2-3 साल बाद या लॉन्गर रन में आपको इसका कोई नुकसान भी हो? अच्छा, इसमें ये है कि एज अ ओनर मेरे अपने 8-9 साल से नेल्स हुए हुए हैं। वन टाइम इन अ ईयर मैं अपने नेल्स रिमूव करती हूँ रमज़ान में। उसके अलावा कंटिन्यूसली नेल्स हुए होते हैं। इसका जवाब ये है कि अगर आप अनट्रेंड बंदे से काम करा रहे हैं ना, सो यू नीड टू मेक श्योर जो नेल टेक्नीशियन आपका काम कर रहा है इज़ एक्चुअली ट्रेंड। और अगर ट्रेंड नहीं है तो दे विल कॉज यू डैमेज। अक्सर ये होता है कि लड़कियां इतनी ट्रेंड नहीं होती या ओनर्स को खुद को भी ये काम नहीं पता होता। तो because this has become very common in Lahore especially, and there are a lot of complaints of people that come to us कि हम इधर गए उधर गए इधर। It's a technical work, it requires a lot of training। हमारी एक लड़की को 1 साल में I train myself and then they are eligible कि वो एक क्लाइंट के ऊपर बैठ सकें। जब आप अनट्रेंड हैं या जगह सही तरह प्रोडक्ट सही नहीं है या ट्रेनिंग सही नहीं है तो वो आपका नेल बेड डैमेज करेंगे। दूसरी बात रही कि कोटिंग आ गई और ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आपका नेल बेड इज़ अ डेड पार्ट ऑफ योर बॉडी लाइक योर हेयर। बट हम जितना डाई करते हैं इवेंचुअली देयर इज़ अ डैमेज। इट डिपेंड्स, अब आप अगर गलत हेयर डाई लगवा लें ज़्यादा देर तो वो ज़्यादा जल्दी जल जाता है आपका बाल। और इस तरह सेम गोज़ विद दिस। मैं अपने इस काम को आई रिलेटेड टू डेंटल वर्क। इट्स अ टेक्निकल वर्क, इट कैन नॉट बी डन कि आपको अक्सर जो आजकल हो रहा है ना, मैं आपको बताऊं कि इधर उधर से लड़की तोड़ी। अब हमारी पार्शल लड़कियां जिन्होंने अभी पूरा काम सीखा भी नहीं होता, समटाइम्स दे लीव द जॉब या उनको कोई तोड़ के ले गया या कुछ ऐसे, तो वो वहाँ पे हमारा ब्रांड नेम यूज़ करके जॉब तो ले लेते हैं लेकिन उनको काम नहीं आता। यू गेट माई पॉइंट। या वो सस्ता लगा देते हैं तो अक्सर लोग सस्ता करने के उसमें चले जाते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं जी होती, उसमें आप यू गेटिंग योर सेल्फ डैमेज। अब आप इंटरनेशनली देखें तो 90% यू विल नॉट सी वर्किंग वुमेन और अदर वुमेन विदाउट दीज नेल्स। तो अगर ये डैमेजेबल इस तरह का होता तो ये बाहर अलाउड ना होता, कम होता। अच्छा, और इसकी लाइफ कितनी है? 3 months to 6 months। देखिए नेल आर्ट की कितनी है? 3 to 6 months भी ऐसे है कि आपका नेल बेड अपना कितना है, किसी का इतना सा है तो उसकी 2 महीने ग्रो आउट की लाइफ होती है। और अच्छा, जब कोई आपसे एक्रेलिक्स फॉर एग्जांपल करवाने आया है तो इसकी एवरेज और मिनिमम कॉस्ट कितनी होती है? 6,000 दोनों हाथों का? हाँ जी, हमारी कॉस्ट आती है, एक तो वी आर यूजिंग ऑल इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। 15 साल से मैंने अपना जिससे मैं प्रोडक्ट लेती हूँ वो चेंज नहीं किया। प्लस योर ट्रेनिंग अगेन। तो हम टाइम ऑफ सर्विस, क्यों 1 घंटा लगता है, टाइम ऑफ सर्विस प्लस प्रोडक्ट को मिला के ये कॉस्ट निकलती है जो हम बनाते हैं। और जब किसी ने नेल आर्ट करवाना है, नेल आर्ट वेरिएशंस मैटर करती हैं। अब जिस तरह हमारा आप बताई थी मार्बल वाला, या हमारे पास एक क्रोम इफेक्ट है जो बिल्कुल मेटल की आप अपने आप को भी देख सकते हैं उसमें, वो मिरर इफेक्ट आ जाता है। अब ये 3000 से स्टार्ट होता है, लेकिन 500 वाले भी नेल आर्ट हैं, 50 रुपए वाले भी हैं। सो इट डिपेंड्स कि क्लाइंट ने और नेल आर्ट कितनी देर तक सस्टेन करता है? अगेन इट डिपेंड्स। एक हमारी मेन 2 ऑप्शंस होती हैं कि अगर आप एक नेल आर्ट जेल कलर में ले रहे हैं तो इट विल लास्ट यू 14 days। और ये जिस तरह मेरा हुआ है, अब ये स्क्रैचलेस है, मैं कपड़े धोऊं, मैं बर्तन धोऊं, मैं घर के काम करूं या व्हाटएवर आई डू, ये स्क्रैच और ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। और एक होता है इसकी लाइफ कितनी है?
14 days, 2 इसकी weeks. भी 14। हाँ. अब फिर हर 14 दिन के बाद आप फिर इसको आप ठीक कर रही को होती पता हैं। है कि नहीं, वो फिर चॉइस होती है, वो ग्रो आउट करता रहता है, फिर आपकी रीफिल आ जाती है, वो होना ही होता है। फिर आपका एक नॉर्मल कलर जो आप अप्लाई करती हैं, आपको पता है चिप कर जाता है, टिप से ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता। फिर एक ऑप्शन वो है, वो ज़रा चीपर ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हाँ. इसके साथ साथ अभी आप मुझे बता रही थी कि आपने और भी मेहंदी को लेकर और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अभी पाकिस्तान में आप ही ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एक तो ये जो 3D हेयर है, ये मुझे हेयर एक्सटेंशंस टाइप लग रहे हैं, जो आर्टिफिशियल हेयर एक्सटेंशन, बट आप इसको एलैबोरेट करें अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपने मेहंदी और वो डिफरेंट चीज़ें हम लोगों ने देखी, आई लॉन्च्ड लेटेस्ट 3 थिंग्स। एक इसमें 3D हेयर है, एक हमारा है गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड एंड वाइट मेहंदी। मेहंदी को लाने का मकसद मेरा ये था कि अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते थे नेल्स के लिए जिनकी ना बर्न्स हुए होते थे, स्पेशली आफ्टर ईद। तो वो बर्निंग की रीज़न ये थी कि आप कहीं भी चले जाते हैं, आपको ये, यानी हमारे ज़रा सिस्टम में इतना नहीं देखा जाता, तो बहुत केमिकल वाली मेहंदी लगा के आप बहुत लोगों को स्किन इरिटेशन, स्पेशली बच्चों को। ये 24 कैरेट गोल्ड नहीं, ये मैं बता रही हूँ कि अक्सर मार्केट में क्या होता रहा है, तो हाँ, लेकिन आपने उसको बेहतर किया ना। मैंने उसकी बजाय लॉन्च ये किया कि आप वाइट एंड गोल्ड मेहंदी लगवा सकते हैं जो 3 to 4 days ही लास्ट करेगी, बट केमिकल फ्री, सो देयर इज नो केमिकल इन इट। इट्स गुड फॉर 2 months बेबी। वो जो हमारी अपनी हिना की खुशबू होती है मेहंदी की, वो वही होगा। खुशबू तो आपको वो नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए ये हमारी कि वो आर्टिफिशियल उस तरह नहीं, और प्लस इसका डाउन टाइम कोई नहीं है, मतलब इट्स वंस इट्स अप्लाइड एंड देयर इज नो ड्राइंग टाइम। और बस वो 4 दिन आपकी लास्ट करेगी कि और उसके बाद वो उतर जाएगी, वो कमल जिस तरह नॉर्मल मेहंदी उतरती है। नहीं जैसे वो फिर आहिस्ता उतरती है ना। इतनी आहिस्ता नहीं, लेकिन ये कि ये आप जरा सा ज़्यादा स्क्रब ऑफ करके हाथ वगैरह धो लें तो ये उतर जाएगी। सो ये एक आपने 3D हेयर इंट्रोड्यूस करवाई, 24 कैरेट मेहंदी है, 24 कैरेट वाइट मेहंदी है, वाइट मेहंदी, ब्राउन भी अब आ गई है, जो मेहंदी का कलर होता है वो भी अब हमारे पास आ गई है। और प्लस हमने एक टर्किश हमाम को लॉन्च किया। टर्किश हमाम क्या है? ये एक ऐसी सर्विस है जिसको अगेन, जैसे मुझे ना काफ़ी साल लगे एक्रिलिक नेल्स लोगों को बताने में कि क्या चीज़ है। इसी तरह हमाम जो है ना बेसिकली एक हर्बल फुल बॉडी सर्विस है जिसमें आपकी पूरी डेड स्किन जो है ना पील ऑफ होती है। ठीक है। और जितने हमारे लेडीज़ की वैक्सिंग की वजह से स्ट्रॉबेरी स्किन हो जाती है या छोटे छोटे हमारे स्किन पे दाने पिंपल्स आ जाते हैं, तो आपने जैसे अरब औरतों को देखा होगा, स्पॉटलेस होती हैं क्योंकि वो हमाम में होती हैं। खुशी हो गमी हो, उन्हें हमाम में जाना है। सो मैंने जब मिडल ईस्ट कहीं ट्रैवल करना होना तो मेरी पहली अपॉइंटमेंट होती थी हमाम की। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि यार मैं किसी तरह ये सर्विस पाकिस्तान में ले आऊँ। सो आप इसके लिए कितना चार्ज करिए? इसका मिनिमम 8,000 सर्व, क्योंकि इट्स 1.5 hours से 2 hours की सर्विस है और पूरी हेड टू टो हम आपकी डेड स्किन को रोल्स बन के उतरती है। क्लाइंट्स को पहले हम कहते हैं यार ये क्या होगा, क्या है इस तरह ना, जब वो करवाती हैं तो दे आर लाइक कि इससे बेहतर सर्विस नहीं है कोई भी। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच। अनीशा यूसुफ हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा जो आज का शो है वो इख्तिताम को पहुंचा और अभी आपसे हम मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। अनीशा को हम यहाँ पर खुदाफिज कहेंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हमारे साथ सेगमेंट पे मौजूद हैं डॉक्टर शराफत हुसैन, जिन्होंने 73 इयर्स की एज में 70+ किलोग्राम की जो कैटेगरी है इसके मुकाबले हुए, कॉम्पिटिशन्स हुए, जिसमें इन्होंने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया। और डॉक्टर शराफत इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। ज़रा मैं बहुत मुबारक हो, आपने ये टाइटल मिस्टर पाकिस्तान का अपने नाम किया, लेकिन मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूँगी, एक डॉक्टर, फिर डॉक्टर के साथ साथ इस पर भी मेहनत करना, मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल, वो डॉक्टरी में आपकी स्पेशलिटी क्या है और अभी भी क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात यह कि डॉक्टर तो मेरा पेशा है डॉक्टरी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह MBBS किंग एडवर्ड से किया, उसके बाद मैं FRCS करने के लिए मैं इंग्लैंड चला गया, तो वहाँ से मैंने FRCS किया है। तो ये तो मेरा पेशा है और ये अभी तक ये भी मेरी ड्यूटी जारी है। इस वक्त मैं खतीजा मेमोरियल हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट हम करते हैं। वहाँ पे मेडिसन, इवन आप जो डॉक्टर जितनी भी खिदमत है, शुगर की मेडिसन, हम सब फ्री वहाँ पे लोगों को देते हैं। तो ये तो मेरा एक, और जहाँ तक बॉडी बिल्डिंग का है वो मेरा शौक़ है।
तो मेरी ये कब से आपको शौक था? ये शौक मुझे 12 साल की एज से हुआ था। और फिर आप हमेशा से जिम जाते रहे, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते रहे? हमेशा से जिम जाता रहा मैं। मिस्टर कॉलेजिएट तक, मिस्टर इंटर यूनिवर्सिटी तक मैं पहले मुकाबले लड़े। फिर 50 साल बाद मुझे ऐसा हुआ कि दोबारा से शौक़ हुआ, कुछ दोस्तों ने फोर्स किया कि आप अच्छी फिज़ीक रखते हैं तो आप इन मुकाबलों में शिरकत करें। तो फिर मैंने इन मुकाबलों में शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर, ज़ाहिर है कंपटीशन तो होता है, लोग भी आते हैं, फिर सबको कम्पीट करके अल्लाह ताला ने मेरे नाम पे अपने करम से ये लिखा हुआ था कि मैं मिस्टर पाकिस्तान हो जाऊँ इस एज में। लेकिन ये जब आप इस एज की बात करें 73 इयर्स, उसके पीछे आपने स्ट्रगल जो एक्चुअली वो स्टार्ट की वो 50 इयर्स के बाद की। मतलब जब आप 50 साल के थे उसके बाद आपने असल में वो जो स्ट्रगल थी वो स्टार्ट की। सो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मोटिवेट किस चीज़ ने आपको किया एट द एज ऑफ 73? एंड मैं बीइंग ए डॉक्टर में बात करने लगा कि मुझे मोटिवेशन जो मिली है ना वो यही थी कि मैं लोगों को ये बताना चाह रहा था कि आप मेडिसिन पे निसार ना करें। एज जस्ट एक मैटर है, नंबर ऑफ मैटर है, जस्ट नंबर। हाँ नंबर है। बेसिकली आपकी फिटनेस काउंट करते कि बहुत सारी तकलीफ़ों से बच जाते हैं। तो मैंने जब देखा कि मैं खुद भी डायबिटिक हूँ, लास्ट 40 ईयर से मैं डायबिटिक हुआ, बट मैंने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की। तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर मेडिसिन यूज़ करूँगा तो जाहिर है कि मैं जल्दी अपने अज़ा को ढीला छोड़ दूँगा। सो मैंने ऐसा एक तरीका इख्तियार किया कि मैं फ़िटनेस की तरफ चला गया कि जब मैं फ़िटनेस करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो उससे ये होता है कि मेरी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है कार्ब लेने की। मैं फिर कार्ब लेता हूँ जिससे मेरी एनर्जी मोड जो है ना, मेरी बॉडी एनर्जेटिक होती है। होता ये है कि हम जब इंसुलिन वगैरह लेते हैं तो वो शुगर का पेशेंट जो है ना मज़ीद वीक होता है, उसको वो आर्टिफिशियल इंसुलिन ले रहा होता है। तो मैंने नेचुरली ये किया कि मैंने किसी मेडिसिन पे निसार नहीं किया, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अब मैं जितने भी और आपकी शुगर लेवल कंट्रोल्ड रहता है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल कंट्रोल्ड है, मुझे लगता ही नहीं कि मैं डायबिटिक हूँ। बट सम टाइम लोग का हाइपो का मैं शिकार हो जाता हूँ। लेकिन उससे ये हुआ कि मैंने अपने इस की वजह से कि मैं अपने आप को ऐसा कर लूँ कि ये जो कार्ब हैं ये मेरी पार्ट ऑफ बॉडी बने। और मैंने शुगर को कमज़ोरी नहीं बनाया, मैंने सीधे अपनी ताकत बना ली। जब मैंने इसको अपनी ताकत बनाया तो पता चला कि ये तो असल में हमें शुगर से डराया जाता है। बेसिकली शुगर डरने की वजह से शुगर को अपना सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करें, यू गो टू द जिम एवरीबॉडी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें ताकि आपका मसल जब ताकतवर होगा तो वो जो आप कार्ब ले रहे हैं या ऐसी चीज़ें ले रहे हैं वो आपका पार्ट ऑफ मसल बनेगी, आपको तंग नहीं करेंगे। यानी कि ये आपकी गुफ्तगू के दौरान एक ये मैसेज भी है कि कोई भी चीज़ अपनी कमज़ोरी और स्पेशली कोई बीमारी अपनी कमज़ोरी ना बनने दें, बल्कि उसको आप अपनी ताकत बना लें और उसको आप अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कितने देर आप रोज़ाना अभी भी वर्कआउट करते हैं? और मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीतने के लिए कितना वर्कआउट किया, कितनी देर जिम गए, फिर खुराक कैसी इस्तेमाल? यूजुअली तो ऐसा ही होता है कि एक्सरसाइज जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं 35 मिनट से ज़्यादा नहीं करता। अच्छा। हाँ, और दूसरी सेकंड में डेली 35 मिनट? यस, 35 मिनट अ डे। उसके बाद ये होता है कि मेरा एक, बहुत सारे लोग बड़ी फास्ट वॉकिंग करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन मैंने उनको ये बताता हूँ कि वॉक जो है वो बहुत स्लो करें, बहुत स्लो। जैसे आप जस्ट चहलकदमी कर रहे हैं वो 15 मिनट वॉक होती है, जिससे आपकी बॉडी की जो फैट है वो मेंटेन होकर बर्न होती है और आपको रीजनरेट कर जाती है। जब हम फास्ट वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो बर्न होती है और हम वक्त के साथ वीक होते हैं। इस मेथड से आप फिज़िकल एक्सरसाइज के बाद स्लो वॉक करने से आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और खुराक? हाँ, खुराक का ये है कि जितनी तमाम लोगों को, चाहे वो डायबिटिक हैं या कोई है, इन तमाम लोगों को चाहिए कि अपनी डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है। लाइक कि देखिए आज महंगाई का दौर है, अगर लोग 2-4 एग अगर रोज़ खाना शुरू कर दें। दालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव के तौर पर, प्रोटीन तो हाँ, दालों का भी हो जाता है, बट एक्सेस नहीं। लेकिन मैं वो दालों की बता दूं ना, बहुत सारी दालें ऐसी हैं जो यूरिक एसिड का बायस, जैसे चने की दाल है या माश की दाल है, ये यूरिक एसिड का बायस भी बन जाती हैं। सो इन सब चीज़ों में बचें। अगर थोड़ा सा एग वाइट ले लें, उसके बाद आप थोड़ा सा फ्रूट खा लें, और यही प्रोटीन है जिसको आप खा लें, खाएं तो आप बेहतर हो जाते हैं। एक मैं आपको बड़े अहम, भाई बीइंग ए डॉक्टर में एक बड़ा अहम नुकता आपके साथ रेज करने लगा कि हमारे बॉडी में जो नेचुरली विदाउट खाए पिए आप कुछ ही ना खाएं, जस्ट पानी पे भी आप गुजारा कर लें तो आप सेहतमंद ज़िंदा रह सकते हैं। वो है आपका लिगामेंट। लिगामेंट एनाटॉमी पाकिस्तान में ना पढ़ाई जाती है,
ना किसी को पता कि ये लिगामेंट एनाटॉमी बस है क्या। क्विकली इसको सम अप कर दें बिकॉज हमें वाइंड अप करना है शो। अच्छा, लिगामेंट एनाटॉमी जो है, जैसे आप थोड़ी सी अपनी बॉडी को स्ट्रेच पंप करते हैं तो आपकी जो है ना बॉडी का नेचुरली लिगामेंट का एनर्जी लेवल बढ़ता है और आपको एक अंदर से ही एनर्जी प्रोवाइड होना शुरू हो जाती है केमिस्ट्री के असूल के तहत जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर शराफत हुसैन साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है कि इंसान किसी भी बीमारी को अपनी कमज़ोरी ना बनने दे और उसको अपनी ताकत बनाकर कुछ भी कर सकता है। जैसे ये 73 इयर्स की एज में इन्होंने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अच्छे तरीके से अपने दिन को एंजॉय कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।